मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट था हमारा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब उसके जो हमारी इलेक्ट्रिकल होती है उसके छोटे छोटे टर्म्स को हमने स्टडी किया था। हमने ये भी समझा था कि हमारा सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, सीरीज़ पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। जैसे घरों में हमारे लाइट्स होते हैं, फ़ैन होता है, ये इन सारी चीज़ों का कनेक्शन हम हमेशा पैरेलल में ही करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें वोल्टेज होता है वो इक्वल चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि हमें एक रूम में वोल्टेज ज़्यादा चाहिए और दूसरे रूम में वोल्टेज कम चाहिए, ऐसा तो है नहीं। और हमें इक्वल वोल्टेज किस में मिलता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। तो ये हमें जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि हमारा रेजिस्टेंस में 3 कॉम्बिनेशन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस होता है क्या? जो हमारे करंट के प्रवाह का विरोध करता है उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। करंट क्या होती है? आवेशों के प्रवाह को करंट कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को करंट कहते हैं। ठीक है। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। फॉर्मूला क्या होता है? R = रो L/m। रो क्या है यहाँ पे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। उसके बाद हम आते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो पहले तो हमारा रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था कि वहाँ पे करंट जो थी वो इक्वल हो रही थी, यानी करंट सारे ब्रांचेस में सेम जा रही थी और वोल्टेज जो था वो हमारा डिवाइड होता जा रहा था। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है हमारा कि वोल्टेज सेम हो रहा था और करंट डिवाइड होती जा रही थी। इसी तरह से हम जब सीरीज पैरेलल दोनों को मिलाकर कॉम्बिनेशन करते हैं जहाँ पे हमें वोल्टेज इक्वल चाहिए होता है, जैसे हमारा घर हो गया। अब घर में एक रूम में ज़्यादा लाइट, दूसरे रूम में कम लाइट, ऐसे तो होता नहीं है, सब जगह हमें बराबर की वोल्टेज चाहिए होता है। तो वहाँ पे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। घरों में झालर वालर लगाए जाते हैं या फिर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन करते हैं। तो टोटली हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि जहाँ पे हमें करंट सेम चाहिए होता है वहाँ पे सीरीज़ कॉम्बिनेशन, और जहाँ पे वोल्टेज सेम चाहिए होता है वहाँ पे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। फिर हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी देखे थे कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे हमने कुछ न्यूमेरिकल देखा था कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर हमें RT निकालना होता है तो यहाँ पे होता है R1 प्लस में R2 प्लस में R3, और अगर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में RT निकालना होता है यानी कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है तो 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, इसको RT 1/RT लिखिए और या फिर ये लिखिए 1/RT = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हमें यहाँ पे वोल्टेज सेम मिल रही है, यहाँ पे करंट सेम मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़े थे तो इन दोनों को मिलाकर पढ़े थे, मतलब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों इक्वल करके। तो आज हम एक पिछला 1-2 न्यूमेरिकल देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से न्यूमेरिकल कराया था। ठीक है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए ये हमारा एक डायग्राम है। देखिए ये हमारा डायग्राम है, ये हमारे 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम। ठीक है, 4-4 ओम का हमारा डायग्राम है। इसको आप 8 ओम कर लीजिए और इसको आप ऐसे ले लीजिए। ठीक है,
ये हमारा आपके पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक डायग्राम बना हुआ है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन से रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में है और कौन से रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम हमेशा बैटरी के साइड से नहीं चलते, उसके अपोजिट साइड से चलते हैं। तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, लेकिन करंट देखिए, करंट हमारी यहाँ से आ रही है, यहाँ तक तो सेम आई, यानी कि ये सीरीज में था। यहाँ आने के बाद करंट का डिवीजन हो गया, कुछ करंट नीचे चली आई, कुछ इधर चली गई। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो रहा है। फिर से यहाँ पे करंट आई और उसका डिवीजन हो गया, यहाँ चली गई, यहाँ चली गई। तो अब जो करंट यहाँ से निकली वही करंट यहाँ जाएगी और वही यहाँ पे ले जाएगी। बीच में कोई उसको पाथ तो मिल नहीं रहा, सिर्फ एक ही पाथ है, मतलब जो यहाँ से निकल रही है वही करंट यहाँ पे भी आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है ना। तो हम पहले इन दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है सीरीज में R1 + R2 होता है। तो 4 और 4 क्या हो जाएगा हमारा 8 ओम। ठीक, 8 ओम हो गया हमारा। अब देखिए करंट जब यहाँ से चली थी तो यहाँ और यहाँ दो पाथ में ये डिवाइड हुई थी। तो पहली पाथ की रेजिस्टेंस यहाँ पे सेम आ रहा था, लेकिन यहाँ पे करंट का डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड होने की वजह से ये जो रेजिस्टेंस है वो हमारा पैरेलल में हो गया। ठीक है, तो पैरेलल में हो गया, यानी कि 8 ओम और 8 ओम को हम पैरेलल में लेके चलते हैं। तो क्या होगा 1/8 + 1/8, तो ये हो जाएगा 2/8, यानी 2 × 2 2 4 8, तो 1/4। और ये कितना है 1/R = 1/4 आया। ठीक है, तो R कितना आएगा हमारा 4 ओम आएगा। तो यहाँ से जो हमें रेजिस्टेंस मिला वो कौन सा मिला 4 ओम का मिला। ठीक, तो अब आप चाहें तो इतना पार्ट आप रफ कर दीजिए, इतना काम हमारा खत्म हो गया है। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, यहाँ पे हमें मिल गया है 4 ओम। ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम का हो गया। ठीक, अब फिर से देखिए यहाँ से जो करंट चली थी, यहाँ पे जो करंट आई थी एक यहाँ गई थी और एक यहाँ गई थी, यानी उसे दो पाथ मिला जाने के लिए। तो एक ये यहाँ पे जब गई तो उसे एक यहाँ पे सिंगल पाथ मिल रहा है, मतलब अगर यहाँ पे 2 एम्पियर की करंट आ रही है तो यहाँ पे 2 ही एम्पियर की करंट जा रही है, करंट का कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये दोनों आपस में किसमें सीरीज में है। ठीक, तो 4 और ये 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 4 + 4 = 8 ओम। ये 8 ओम हो गया। अब हमारा फिर से एक पैरेलल पाथ बना, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे तो ये 4 ओम, ये हो गया हमारा 8 ओम, और इन दोनों को मिलाकर बना 1 ओम 8 ओम। ये हो गया हमारा 8 ओम का। 8 ओम का हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों पैरेलल में है, तो 8 ओम और 8 ओम पैरेलल में होंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, यानी इन दोनों का अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हम निकालते हैं तो यहाँ से आ जाएगा हमें 4 ओम। अब यहाँ से जब 4 ओम आएगा तो यहाँ पे हमें जो रेजिस्टेंस मिला वो सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको हम रफ करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 ओम। अब जो करंट यहाँ से निकली है वो यहाँ पे गई है, वही करंट यहाँ आई है, वही आकर के यहाँ पे मिल गई है। तो इसका मतलब 4 और 4 जो होता है वो सीरीज में है, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 ओम। तो इस पूरे का हमारा टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट = आया 8 ओम। ठीक है, इस तरह से करते हैं, मतलब जिधर से हमारी बैटरी स्टार्ट होती है उसके अपोजिट साइड से हम रेजिस्टेंस का कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ये ध्यान देते हैं कि करंट का डिवाइड कहाँ कहाँ हो रहा है। जहाँ पे करंट का डिवाइड हो जाएगा वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और जहाँ पे करंट हमारी सेम चल रही होगी वो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल, ये मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस था हमारा, ठीक है, यहाँ पे आया, ये डिवाइड हुआ, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, ये डिवाइड हुआ, ठीक, ये गया हमारा,
और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आके हमारा यहाँ पे हमने एक इसको डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए ये हो गया हमारा 2 ओम का, 2 ओम का, 4 ओम, 4 ओम, 2 ओम और ये 2 ओम का। इसमें आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस या फिर हम उसको आर इक्विवेलेंट कहते हैं, निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब करंट चलना स्टार्ट हुआ था तो इसमें आया, यानी कि 2 ओम में आया सबसे पहले हमारा। फिर हमें एक ही रास्ता मिल रहा है, यहाँ से सिर्फ करंट को एक ही रास्ता मिल रहा है, यहाँ से 2 रास्ते नहीं गुजरे। तो जो करंट यहाँ पे थी वही करंट यहाँ पे भी होगी, है ना। तो यहाँ पे एक ही रास्ता मिलने के कारण यही करंट यहाँ पे भी और यहाँ तक सेम करंट आई, मतलब कि ये दोनों जो है वो सीरीज में है। अब यहाँ पे जो करंट आई थी, मान लीजिए I1 आ रही है, अब ये I1 को 2 रास्ते मिल गए, एक ऊपर के साइड और एक नीचे के साइड, तो I1 का डिवीजन हो गया। यहाँ पे हमारी चली गई I2, ये मान लीजिए I आ रही थी तो I1 और यहाँ पे आई हमारी I2, ठीक है। अब ये दोनों किस में, जब करंट का डिवीजन हो गया तो वो किस में हो गया, पैरेलल पाथ में हो गया हमारे, तो ये दोनों पैरेलल पाथ में। फिर जब यहाँ पर आई, यहाँ से हमारी क्या आ रही है I1 और यहाँ से आ रही है हमारी I2, लेकिन फिर से करंट को एक ही रास्ता मिल रहा है, यही एक रास्ता उसे टर्न मिल रहा है, तो वो यहाँ पे जो करंट आएगी वो होगी हमारी I1 प्लस में I2। जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें भी आएगी और वही करंट इसमें आके ये अपने पाथ को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमें इससे ये पता चला कि हमारे ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए 2 और 2 कितना हो गया, 4 ओम, ये हो गया हमारा 4 ओम का रेजिस्टेंस। ये दोनों पैरेलल में है तो 1/4 और प्लस 1/4 कितना हो गया, 2 ओम आएगा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आया वो हो गया हमारा 2 ओम। अब ये 2 और ये 2 की सीरीज में है तो R1 प्लस R2 मतलब 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया हमारा। तो ये जो रेजिस्टेंस आया वो हो गया हमारा 4 ओम। फिर से ये एक सर्किट बन गई आपकी। अब ये तीनों आपस में सीरीज में, यहाँ से जो करंट जा रही है वो यहीं आ रही है, फिर यहाँ आ रही है, फिर यहाँ आ रही है, फिर वही यहाँ आके यहाँ पे आके यहाँ से अपने पाथ को कंप्लीट कर ले रही है। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस में R3, मतलब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस 4। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 ओम हो गया, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन जरूर बनता है। अब हम आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल में आपने टर्म्स पढ़े, उसमें रेजिस्टेंस पढ़ा। रेजिस्टेंस जो था वो करंट फ्लो होने में विरोध पैदा करना था, मतलब उसका काम क्या था, करंट का अपोजिशन करना, विरोध पैदा करना। उसी तरह अब हमारा आता है सी। अब कोई विरोध पैदा करेगा तो कोई सपोर्ट भी तो करेगा ना, तो हमारा आता है सी। सी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। ये हो गया हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम क्या है, चार्जेस को स्टोर करना, किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या कर रहा था, धारा के प्रवाह में विरोध पैदा कर रहा था। और चार्ज कैपेसिटर हमने किस लिए लगाया कि वो धारा को, चार्जेस जो होती है वो चार्जेस को स्टोर कर ले अपने अंदर, और जहाँ ज़रूरत होगी वो वहाँ पे डिसिपेट भी करा देगा, ठीक है। तो चार्जेस को स्टोर करना किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। ये किसका काम है, हमारा कैपेसिटर का काम है, ठीक है। ये एक चार्ज स्टोरिंग है, चार्ज स्टोरिंग, चार्ज स्टोरिंग का ये काम करता है। इसका मात्रक क्या होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या था हमारा, ओम था, ठीक है। इसका मात्रक, कैपेसिटर का मात्रक क्या है, फैरेड है। यूनिट क्या हो गई हमारी, फैरेड।
क्योंकि फैरेड नाम के साइंटिस्ट ने कैपेसिटर को खोजा था, तो जो जिस नाम से खोजता है वही उसका नाम पड़ जाता है। कैपेसिटर फैरेड ने खोजा था, तो इसका मात्रक हमारा फैरेड हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। Q क्या है हमारा, चार्जेस है, ठीक है, कूलाम आवेश, और C क्या है हमारा कैपेसिटर, V क्या है हमारा वोल्ट। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, Q अपॉन में वोल्ट V। C इज इक्वल टू Q अपॉन में V। ठीक है, अब हम आते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, कैपेसिटर के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कैपेसिटर हमारा क्या हुआ, ये चार्जेस को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक चार्जिंग स्टोरिंग डिवाइस होता है, इसका यूनिट होता है फैरेड, और फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू Q अपॉन में V। सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सीरीज और कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। देखिए, जैसे हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा था ना कि अगर सीरीज होगा तो वहाँ पे R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, और पैरेलल में अगर होगा तो 1 अपॉन R1 इक्वल टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा। लेकिन कैपेसिटर में हमारा जस्ट इसके अपोजिट होता है। यहाँ पे सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर मान लीजिए कैपेसिटर को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, जैसे हमारा रेजिस्टेंस को इस तरह से प्रदर्शित कर रहे थे, वैसे ही कैपेसिटर को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। हमने इस सीरीज में कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है, ये हमारा 3 कैपेसिटर लगा हुआ था सीरीज में। तो ये 2 माइक्रोफैरेड का था, ये भी 2 माइक्रोफैरेड का है, और ये भी 2 माइक्रोफैरेड का है। ये दो माइक्रोफैरेड के थे। ये सीरीज में कॉम्बिनेशन हम समझा रहे हैं, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 2 माइक्रो, तो इसका C इक्विवेलेंट क्या होगा, C इक्विवेलेंट यानी 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन में C3। मतलब 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/2। और जब ये किसकी वैल्यू आई, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट की वैल्यू आई 3/2, और अगर C इक्विवेलेंट हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 फैरेड। 2/3 फैरेड, C इक्विवेलेंट कितना हो गया हमारा, 2/3 फैरेड। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट होगा। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन था। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, ये देखिए, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो अगर यहाँ पे एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर जुड़ा हुआ था, या ये हमारा 2 माइक्रोफैरेड का है, ये हमारा 4 माइक्रोफैरेड का है, और ये भी हमारा 4 माइक्रोफैरेड का है। आपको C इक्विवेलेंट बताना है, यानी टोटल कैपेसिटर बताना है। तो इस पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस में C3, यानी तीनों को हम ऐड कर देंगे तो 4 4 8 2 10 माइक्रोफैरेड। तो हमारा कैपेसिटर टोटल कितना आ गया, इक्विवेलेंट या टोटल या फिर कुछ भी कह लीजिए, हमारा कितना आ गया। ये इस बात का ध्यान रखिएगा। ये था हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें भी मिश्रित आता है, सीरीज पैरेलल दोनों मिलाकर आता है, एक बार उसको भी देख लेते हैं।
ठीक है, ये हमारा अब ये देखिए यहाँ से जब हमारी करंट आई थी तो इसे दो रास्ता मिला, एक इधर का मिला और एक इधर का मिला। ठीक है, यहाँ पे हमने माना कि आई थी, जब ये इधर गई तो ये I1 हो गई और ये यहाँ पे आई तो I2 हो गई। तो यहाँ से जो करंट आ रही है वो यहाँ पर I1 आ रही है और जो यहाँ से करंट जा रही है वो हमारी I2 जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आने के बाद इसे एक ही रास्ता मिल रहा है, तो एक ही रास्ता मिलने के कारण हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 प्लस में I2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, I1 प्लस में I2 हो गया। अब देखिए ये दोनों किस में, पैरेलल में। मान लीजिए कि इसका हो गया हमारा 4 माइक्रोफैरेड और ये भी हो गया 4 माइक्रोफैरेड, ये हो गया हमारा 6 माइक्रोफैरेड का और ये हो गया हमारा 8 माइक्रोफैरेड का। ठीक है, तो ये दोनों हमारे किस में, पैरेलल में है ना। तो पैरेलल का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया है, पैरेलल का फॉर्मूला बताया है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस पैरेलल का फॉर्मूला क्या बताया हमने, C1 प्लस C2। तो सिंपल सी बात है, 4 और 4 कितना हो जाएगा हमारा, 8 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। अब देखिए जब 8 माइक्रोफैरेड हो जाएगा तो दूसरी वाली हमारी कैसे बनेगी, इस तरह से बनेगा। मतलब इन दोनों का हमारा कॉम्बिनेशन कितना है, 8 माइक्रोफैरेड। तो ये हो गया हमारा 8 माइक्रोफैरेड, ये हमारा 6 माइक्रोफैरेड और ये भी हमारा 8 माइक्रोफैरेड, 8 माइक्रोफैरेड। अब ये तीनों किस में, सीरीज में कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/8। तो 1/8 और 1/8 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 2/8 और 2 1 जा 2 2 जा 4 तो ऊपर जाएगा तो हमारा 4 हो जाएगा। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करने पे आया है, चाहे आप तीनों साथ में सॉल्व कर लीजिए, एक बार देख लीजिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। 8 6 और 8 का हम पहले एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 3 2 2 जा 4, फिर 2 से कटा और 3 से कटा तो 24 कितना है हमारा यहाँ पे, 24। अब 8 में 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 3, और उस 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3, प्लस 6 को 24 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4, और उस 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4। अब इस 8 का 24 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3, और उस 3 को इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3। अब इन तीनों को ऐड करिए तो कितना आ गया हमारा, 4 3 7 और 3 10, तो ये हो गया हमारा 10/24। काट दीजिए, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 5/12। तो ये किसकी वैल्यू आई, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आया 5/12 माइक्रोफैरेड। लेकिन जब हम C इक्विवेलेंट लिखते हैं हमेशा 1/C इक्विवेलेंट नहीं पूछा, C इक्विवेलेंट पूछ रहा है, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 12/5 माइक्रोफैरेड। और भी अगर आपको छोटा करना है या फिर ऑप्शन में और भी छोटा दिया है तो इसका डिवाइड कर दीजिए। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 2 जा 10 और 2 बचेगा तो 5 4 जा 20, यानी 2.4 माइक्रोफैरेड इसका आंसर आ गया। ये था हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका, कैपेसिटर का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हम कुछ लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे फीटर में तो मुझे पता नहीं लॉ वगैरह पढ़ाए जाते हैं फिर नहीं, लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें सारी चीज़ लॉ पे डिपेंड करती हैं। जैसे आपने 12th वगैरह में भी पढ़ा होगा, ओम्स लॉ क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है, सरफेस टेंशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने 12th वगैरह में या 11th में पढ़ी होगी, ठीक है। तो उसी तरह हमारा टोटल इलेक्ट्रिकल जो था वो एक साइंस पे भी तो बेस्ड है, तो हम कुछ लॉ की स्टडी करते हैं। सबसे पहला है हमारा ओम्स लॉ।
ओम्स लॉ। अब इसका नाम ओम्स क्यों पड़ा है? जनरली देखिए जो भी हमारे लॉ हैं या फिर लगभग यूनिट है, वो जिसने खोजा उसी का नाम हमारा ओम्स पड़ गया। तो वैज्ञानिक थे जी.एस. ओम्स। जी.एस. ओम्स ने ओम्स लॉ की खोज की थी, इसीलिए इसका नाम हम ओम्स लॉ कहते हैं। और इसीलिए रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? हमारा ओम होता है। रेजिस्टेंस का मात्रक हमारा ओम होता है। तो सबसे पहले हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है? जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक डीसी सर्किट, ये सिर्फ डीसी पे ही होता है, एसी में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, डीसी में एसी में ये मान्य नहीं होगा। ओम्स लॉ हमारा बस डीसी में मान्य कर रखता है। तो ओम जी.एस. ओम्स जो थे उन्होंने ओम्स लॉ में करंट, हमारा करंट को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। वोल्टेज को किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। और रेजिस्टेंस को किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। इसमें एक संबंध स्थापित किया, इसमें एक संबंध को बताया जिसे हम ओम्स लॉ कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि हमारा ओम्स लॉ होता क्या है। किसी भी नियत तापमान पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर नियत तापमान और नियत जो हमारी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, भौतिक अवस्थाएं मतलब फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे हमारा टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ETC, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज ताप, दाब, ETC यानी कि एक्सेट्रा। तो किसी भी हमारा नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी भी विद्युतीय डीसी सर्किट, किसी भी बंद विद्युतीय डीसी सर्किट, बंद मतलब एक क्लोज्ड डीसी सर्किट में उसके सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर, उसके रेजिस्टेंस में, उसके सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर उसके रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा। किसी भी नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में, नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी भी बंद विद्युतीय डीसी सर्किट में उनके सिरों के बीच में पैदा होने वाला विभवांतर उस रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा के अनुक्रम समानुपाती होता है। देखिए किस तरह से, ये हमारा मान लीजिए कोई भी एक बंद डीसी सर्किट है, ठीक है। ये हमारा कोई भी बंद डीसी सर्किट है, यहाँ पे V वोल्टेज है, R रेजिस्टेंस है और I हमारी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। इस बंद डीसी सर्किट में इसकी नियत तापमान मान ले और नियत तापमान मान ले। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि क्यों नियत तापमान मान लें। तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि R इक्वल टू होता है रो L अपॉन में A, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड किस पे करता है? R प्रोपोर्शनल टू T होता है। मतलब अगर रेजिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा, दोनों के बीच में प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A होता है। A क्या है यहाँ पे? हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम A को बढ़ाते हैं यानी कि एरिया को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है। R प्रोपोर्शनल टू L यानी अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगा, लंबाई भी बढ़ती है हमारी। तो उसी तरह से J.S. ओम्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि किसी भी नियत तापमान पर, क्योंकि दोनों के बीच में प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, नियत तापमान पर और नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद डीसी सर्किट में, कहीं से भी ये ओपन नहीं है, किसी बंद डीसी सर्किट में उनके सिरों के बीच पैदा होने वाला विभवांतर,
उस रेजिस्टेंस में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब V प्रोपोर्शनल टू I, तो V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, V अपॉन I इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया। तो V अपॉन I इज इक्वल टू R, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, I इंटू R। V क्या है हमारा, वोल्टेज है, यहाँ पे लिख देते हैं वेयर V इज इक्वल टू वोल्टेज, किसमें वोल्टेज की यूनिट क्या होती है हमारी, वोल्ट होती है। I इज इक्वल टू क्या है हमारा, करंट, करंट की यूनिट क्या हो गई हमारी, एम्पियर हो गई। और R इज इक्वल टू क्या है हमारा, रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू है हमारा रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या हो गई, ओम हो गई। ठीक है, तो V इज इक्वल टू IR। अब मान लीजिए कोई भी आपसे क्वेश्चन देता है, उसमें वोल्टेज की वैल्यू दे देता है, करंट की वैल्यू दे देता है और रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ लेता है, तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में I। और अगर हमें I निकालना होगा तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से V अपॉन में R, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में R। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, ये हमारा 4 ओम का है और यहाँ ये भी हमारा 4 ओम का है और ये हमारा 2 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, आपसे यहाँ पे करंट पूछ रहा है, बस कह रहा है कि इस सर्किट में बहने वाली धारा का मान बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, IR। ठीक है, सबसे पहले हम R निकाल लेते हैं, तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 प्लस 4 कितना हो गया हमारा, 8 ओम, ये हो गया हमारा 8 ओम। ठीक है, तो R कितना आया हमारा, 8 ओम आया। V कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट दिया हुआ है। I हमसे पूछ रहा है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, V अपॉन में R, तो I इज इक्वल टू V कितना दिया हुआ है, 2 और रेजिस्टेंस कितना है, 8। ठीक है, तो 2 × 2 2 2 = 4, यानी कि I इज इक्वल टू हो गया 1/4 एम्पियर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 ओम दिया होता, यहाँ पे 2 ओम दिया रहता और यहाँ पे करंट दे दिया होता 4 एम्पियर की। ठीक है, और आपसे पूछ रहा होता है कि बताइए वोल्टेज कितना आएगा हमारा, तो वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, V इक्वल टू I इंटू R। V तो हमें निकालना है, I कितना दिया हुआ है, 4 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2 और 2 सीरीज में दिया हुआ है, तो कितना हो गया हमारा, 4 ओम हो गया, तो ये हो गया 4, तो V इज इक्वल टू कितना हो गया, 16 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन निकल, V इक्वल टू IR ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है, और इस पे इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा जूल्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, जूल्स लॉ। जूल भी एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने भी एक नियम दिया था। नियम क्या दिया था, ये जो आपको गर्म होता है ना, हीटिंग वाले जो नियम होता है वो इसी पे आधारित होता है। जूल्स ने ही उनको उस नियम को प्रतिपादित किया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी कंडक्टर में से, ये कोई मान लीजिए कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर में बहने वाली धारा यानी कि I के कारण कुछ हीट पैदा होगा। ठीक, कुछ हीट पैदा होगा। हीट को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, H से, यानी कि H जो हीट पैदा होगा वो इस धारा के समानुपाती, मतलब करंट के समानुपाती, रेजिस्टेंस के भी समानुपाती और टेम्परेचर के समानुपाती होगा। तो H इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, I² RT।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जूल्स लॉ क्या होता है, तो जूल्स लॉ ये होता है कि किसी भी कंडक्टर में से अगर धारा बह रही है यानी करंट बह रही है, तो उसमें हीट पैदा, वो गर्म हो जाती है, गर्म होने के कारण हीट पैदा होता है। वो गर्म उष्मा जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है उस आई स्क्वायर के यानी वर्ग के, और रेजिस्टेंस कितना है और टेम्परेचर कितना है, तो H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, ये हमारा जूल्स लॉ था। नेक्स्ट है हमारा पावर। नेक्स्ट है हमारा पावर क्या होता है। पावर, एनर्जी, ये सब चीजें तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। पावर क्या होता है, हमारा कार्य करने की शक्ति को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। पावर का मात्रक किस में हम लिखते हैं, वॉट में लिखते हैं। ठीक है, पावर का फॉर्म क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। यूनिट किस में होती है, वॉट में होती है। पावर को प्रदर्शित किसके करते हैं, पी से करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू V इंटू आई, V इंटू आई यानी वोल्टेज इंटू करंट, या P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, और या फिर तीन फॉर्मूले होते हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R। ये तीन फॉर्मूले हो गए। P इक्वल टू वी आई हो गया, P इक्वल, अभी मैं एक न्यूमेरिकल ले लूँगी, उसमें सब कुछ बता देंगे कि ओम्स लॉ और ये पावर, एनर्जी सब कुछ हम निकलवा देंगे, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। अभी आप फॉर्मूले देख लीजिए। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, V इंटू आई और V स्क्वायर अपॉन R और I स्क्वायर R। इसकी यूनिट क्या हुई हमारी, वॉट हो गई। उसके बाद जैसे आपको पता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष, वैसे ही हमारा पावर का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, HP यानी कि हॉर्स पावर। इसको क्या कहते हैं, हॉर्स पावर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए एक HP बराबर कितना होता है, 746 वॉट, 746 वॉट। किसमें, ब्रिटिश के टर्म में, ब्रिटिश के टर्म में। और एक HP बराबर होता है 735.5 वॉट, किसमें, MKS पद्धति में। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ब्रिटिश के टर्म में 1 HP इक्वल टू क्या होता है, तो 746 वॉट होता है, और MKS पद्धति में कितना होता है, 735.5 वॉट होता है। नेक्स्ट, अब देखिए, कार्य करने की क्षमता को हम पावर कहते हैं, लेकिन कार्य करने की क्षमता की दर को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पावर का फॉर्मूला क्या होता था, P इक्वल टू V इंटू आई, लेकिन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। टी क्या है हमारा, यहाँ पे टाइम जुड़ रहा है। ठीक है, कितने टाइम में हमने कितना कार्य किया। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमारा टाइम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हमारी जो भी मशीन्स चलती है या फिर हम जनरेशन करते हैं, उसमें कितने टाइम में हम कौन सी मशीन को चला पा रहे हैं, कितने एम्पियर करंट दे रही है, कितना वोल्टेज जा रहा है, ये बहुत ही वैल्यू रखता है। तो P इक्वल टू होता है V इंटू आई और E इक्वल टू होता है V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है हमारा, वॉट, और इसका मात्रक क्या होता है, जूल। इसका मात्रक क्या हो गया हमारा, जूल। अब एनर्जी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब जो वस्तु गतिमान होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। इसको शो करते हैं K से, K इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। m क्या है हमारा, मास है यानी द्रव्यमान है, और v क्या है हमारा, वेलोसिटी है, यानी कितने वेग से वो चल रही है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो वस्तुएं कांस्टेंट होती हैं यानी गतिमान नहीं होती हैं, स्थिर होती हैं, उसमें जो एनर्जी होती है वो होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। तो इसको प्रदर्शित करते हैं हम
इक्वल टू होता है हमारा mgh, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh। m क्या है यहाँ पे, मास है, मास मतलब द्रव्यमान, और g क्या है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, h क्या है हमारी हाइट है, ऊंचाई, ठीक है। ये हमारे सारे फॉर्मूले थे, ये याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूनिट बताइए, फॉर्मूले बताइए, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसमें ओवरऑल सारी चीज़ें आपसे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखिए, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। इसमें हम, ये 4 ओम का है, सॉरी, ये हमारा 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 4 ओम का है, ठीक है। और ये हमारा 2 ओम का है, ये हमारा 4 ओम का है, ये हमारा 2 ओम का है, और ये भी हमारा हमारा 2 ओम का, 4 ओम का है। इसमें हमने जो बैटरी लगाई हुई है यानी वोल्टेज लगाया हुआ है वो है हमारा 4 ओम का ये, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या बताना है, करंट बताना है, सबसे पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस बताना है यानी आर इक्विवेलेंट बताना है, करंट बताना है और पावर बताना है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 4 और 4 किस में है हमारा, देखिए करंट यहाँ से गया, ये यहाँ पे आया, ये डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड यहाँ आया, फिर ये डिवाइड हो रहा है, तो ये 4 और ये 4 किस में है हमारा, सीरीज में। तो 4 4 कितना हो गया हमारा, 8 हो गया, ठीक है। ऐसा करिए कि थोड़ा सा आप इसको चेंज कर लीजिए, क्योंकि फिर कैलकुलेशन लंबी करनी पड़ जाएगी ना, तो दिक्कत हो जाती है। दिक्कत मतलब कैलकुलेशन फिर लंबे अपने मन से हम बना के दे रहे हैं, बुक से तो देख के दे नहीं रहे। तो ये दोनों किस में थे हमारे, सीरीज में हो गए। तो ये 2 ओम और ये 2 ओम कितना हो गया हमारा, सीरीज में होने के कारण 4 ओम हो गया, ठीक। यहाँ से हमें कितना मिल गया, 4 ओम। ये 4 ओम और ये 4 ओम हमारा किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। पैरेलल में होने की वजह से 1/4 प्लस 1/4 तो कितना आ गया हमारा, 2 ओम आ गया। तो यहाँ से जो हमें रेजिस्टेंस मिला, इन दोनों को मिला के वो मिला 2 ओम। अब फिर ये दोनों सीरीज में, तो 2 2 कितना हो गया हमारा, 4 ओम हो गया। अब यहाँ से जो मिला वो कितना मिला, 4 ओम। अब ये 4 ओम और ये 4 ओम जो है वो पैरेलल में है, तो पैरेलल में होने की वजह से हमें कितना मिला, 2 ओम। और फिर ये 2 और ये 4 कितना हो गया हमारा, 6 ओम। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 6 ओम। अब हमसे पूछ रहा है आई बताइए, तो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई इंटू आर। ओम्स लॉ हमारा यही होता है, I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन में R। तो V कितना दिया हुआ है, 4, और टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है, 6। तो ये कितना हो गया हमारा, 2/3 एम्पियर। कितना आया हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू, 2/3 एम्पियर। अब हमें पावर निकालना है, तो P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। तो P इज इक्वल टू V कितना दिया हुआ है हमारा, V कितना है हमारा, 4। V कितना है, 4 वोल्ट, और I कितना दिया है, 2/3, तो ये हो गया 8/3 वॉट, ठीक है। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना आया था हमारा, 6 ओम। रेजिस्टेंस करंट कितना आया है, 2/3 ओम, और पावर कितना आया हमारा, 8/3 वॉट।
एम्पियर। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा, कैपेसिटर क्या होता है उसका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखे, पावर क्या होती है और एनर्जी क्या होती है, इन सारी चीज़ों को हमने स्टडी किया। आज का टॉपिक आपका ख़त्म होता है। थैंक यू।